हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 19 को देखा था, तो आज हम लोग आर्टिकल 20 को देखेंगे। तो पिछले लेक्चर जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनको बता देते हैं कि हम लोग इस चैनल पे GS2 का जितना भी पॉलिटी प्लस IR का सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जिसका भी पॉलिटिकल साइंस PSIR है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग यूट्यूब पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 20 से देखेंगे आर्टिकल 20 में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 20 में इसका ये प्रावधान है कि जो भी अपराध के आरोपी व्यक्ति होंगे उनके लिए अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल 20 में किया गया है। तो आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है? अपराध के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल 20 में किया गया है। तो आर्टिकल 20 में जो भी व्यक्ति अपराध करता है उनके हमारे संविधान में उनके लिए भी और अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो एक जो हमारा संविधान है वो आम नागरिकों के लिए तो अधिकारों की बात करता ही है, उसके साथ ही जो व्यक्ति अपराध करता है उनके लिए भी अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया। तो ये हमारे संविधान की प्रगतिशीलता को दर्शाता है कि हमारा संविधान सिर्फ आम नागरिकों की बात नहीं करता, इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपराध करता है उनके लिए भी हमारे संविधान में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारा संविधान हो गया वो सिर्फ आम व्यक्तियों के लिए अधिकारों की बात नहीं करता है वो, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करता है उनके लिए भी, अपराधी व्यक्ति के लिए भी अधिकारों का प्रावधान करता है। तो ये हमारा संविधान, इससे हमारी संविधान की प्रगतिशीलता को हमारी जो संविधान है इससे हमारी संविधान की प्रगतिशीलता का पता चलता है कि जो हमारा संविधान है वो सिर्फ आम नागरिकों के लिए अधिकारों की बात नहीं करता है, बल्कि जो व्यक्ति अपराध भी करता है उनके लिए भी हमारे जो संविधान में अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 20 इससे संबंधित है कि तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया कि अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल 20 में किया गया। और आर्टिकल 20 में 3 सब क्लॉज है, 21, 22, 23। तो ये भी हम लोग सब क्लॉज को 21 क्लॉज, 22 क्लॉज, 23 सब क्लॉज, इन सबको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और आपको ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो अधिकार है ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो जो आर्टिकल 20 होगा ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो आर्टिकल 19 था वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो आर्टिकल 20 है वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। टोटल 15 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 5 जो अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लिख लेते हैं इसे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो अपराध के आरोपी व्यक्तियों के लिए हमारे संविधान में कौन से अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी मौलिक अधिकारों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और ये जो अधिकार हैं आर्टिकल ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये लाइन आप लोग हटा दीजिए। ये सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक ना हो। तो ये जो अधिकार है ये जो आर्टिकल 20 है इसके अंतर्गत जो भी अधिकार का प्रावधान किया गया वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक ना हो। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में बोला गया है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में बोला गया है कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको, जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उस व्यक्ति को
उस समय लागू विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि उस अपराध से संबंधित कोई भी विधि उस समय लागू नहीं है तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हो गया जो अपराध करता है, तो इस अपराधी व्यक्ति को उस समय लागू विधि के अनुसार, उस समय लागू विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। अपराध करते वक्त जो कानून लागू होगा उस कानून के अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया कि आर्टिकल 21 में क्या प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उस व्यक्ति को उस समय लागू विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि उस अपराध से संबंधित कोई भी विधि मौजूद नहीं है तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें स्टार बना के दूसरा पॉइंट कर लीजिए कि भूतलक्षी विधि से आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो आपराधिक मामलों में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता है। सिविल मामलों में भूतलक्षी विधि बना के आपको दंडित किया जाता है। अब हम दंडित किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि आपराधिक ये जो भूतलक्षी विधि का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल 21 सब क्लॉज क्या कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उस व्यक्ति को उस समय लागू विधि के अनुसार, जो विधि उस समय लागू होगी उसी विधि के अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यदि उस समय वह कोई भी विधि लागू नहीं है उस अपराध से संबंधित तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। और इसमें दूसरा स्टार बना के क्या पॉइंट है कि भूतलक्षी विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति को दंडित, आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि बनाकर किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि भूतलक्षी विधि का मतलब क्या होता है। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि बना के दंडित नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भूतलक्षी विधि का मतलब क्या होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भूतलक्षी विधि, तो भूतलक्षी विधि का मतलब ये होता है जैसे 2022 में हत्या से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है। हत्या से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, लेकिन इसे क्या कहते हैं 2015 से लागू कर दें। इसे 2015 से, ये जो कोई विधि है इसे 2022 में बनाया जाए और इसे 2015 से लागू कर दे। तो इसे कौन सी विधि कहते हैं? भूतलक्षी विधि। इसी प्रकार से जो 2022 में जो विधि बनाई गई उसे 2025 से लागू कर दें, 2025 से लागू कर दे तो इस विधि को क्या कहेंगे? भविष्यलक्षी विधि। भविष्यलक्षी विधि। और इसे क्या कहेंगे? यदि जो 2022 में विधि बनाई गई उसे 2015 से लागू कर दें तो इसे क्या कहेंगे? भूतलक्षी विधि। तो अब होता क्या है कि जो आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि बना के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिविल मामले होते हैं जिसमें जैसे कोई पैसों से संबंधित मामले होते हैं, जिसमें किराए से संबंधित कोई विवाद हो, जिसमें कोई और दहेज से संबंधित कोई विवाद हो, तो इसमें जो इन सभी मामलों में जो भूतलक्षी विधि बना के दंडित किया जा सकता है। लेकिन जो आपराधिक मामले हो गए जैसे हत्या हो गया, बलात्कार हो गए, इन सभी मामलों में भूतलक्षी विधि बना के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सिविल मामले हो गए जैसे किराए का मामला हो गया, इन सभी मामलों में किसी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि बना के दंडित किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि बनाकर
व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको सिविल मामलों में बात की जाए, जो सिविल मामलों में किसी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि बना के दंडित कर सकते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपराधिक मामलों में कर सकते हैं, सिविल मामलों में आपराधिक मामलों में नहीं कर सकते, सिविल मामलों में भूतलक्षी विधि बना के दंडित कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपराधिक मामले कौन से हो गए? आपराधिक मामलों में वो मामले हो गए जैसे हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, और ये सभी मामले अपराध के अंतर्गत आते हैं। और जो सिविल मामलों में जैसे दहेज हो गया, किराए का कोई विवाद हो गया, ये सभी मामले सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 21 क्लॉज खत्म हो गया आपका। तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उस समय लागू विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और भूतलक्षी विधि का क्या मतलब होता है? यदि कोई विधि आज बनाई उसे पिछली तारीख से लागू कर दे तो उस विधि को क्या कहते हैं? भूतलक्षी विधि। यदि कोई विधि आज बनाई है उसे भविष्य की तिथि से लागू करे तो उस विधि को क्या कहते हैं? भविष्यलक्षी विधि। तो ये आपको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आर्टिकल 22 क्लॉज पे आते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 22 क्लॉज क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए न्यायालय के द्वारा 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा न्यायालय द्वारा 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, तो उसे न्यायालय द्वारा सिर्फ 1 बार सजा दी जाएगी। 1 बार से अधिक सजा किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 22 में ये प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसकी सजा उसे सिर्फ 1 बार दी जाएगी। न्यायालय द्वारा उसे 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 22 क्लॉज। एक अपराध के लिए 1 बार सजा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 23 सब क्लॉज 3 क्लॉज। तो बहुत ही इजी आर्टिकल है ये आपके लिए। 23 में क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देकर उस व्यक्ति को अपराध कबूलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसको पुलिस ये काम करे कि उसको शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देकर उससे अपराध को कबूल करवाए, ऐसा पुलिस को नहीं करना। ये संविधान में बिल्कुल असंवैधानिक माना गया। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23। यदि पुलिस उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देकर उससे वो अपराध कबूल भी करवा लेती तो इसे न्यायालय के समक्ष गवाही नहीं मानी जाएगी। न्यायालय उस गवाही को अस्वीकार कर देगा। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देती है
तो और वो अपराधी जो होता है वो अपराध कबूल भी कर लेता है यदि वो पुलिस मानसिक प्रताड़ना दे, शारीरिक प्रताड़ना दे, लेकिन इस गवाही को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो वो व्यक्ति है वो तब तक निर्दोष है तब तक दोषी नहीं है जब तक न्यायालय उसे दोषी करार ना दे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि यदि वो व्यक्ति स्वयं से कबूल भी कर ले कि पुलिस के सामने कि वो व्यक्ति दोषी है, लेकिन तब तक वो दोषी तब तक नहीं होगा जब तक न्यायालय उसे दोषी करार ना कर दे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ना तो शारीरिक प्रताड़ना दी जाएगी, ना तो मानसिक प्रताड़ना देकर उससे अपराध को कबूलने के लिए उसको अपराध को कबूलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 23 कंप्लीट हो गया और आर्टिकल 19 हम लोग का पहले कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का स्वतंत्रता के अधिकार का जो हम लोग अधिकार पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का 19 और 20 कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 21 को देखेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।